ये कहानी है उस मालवा की धरती की, जहाँ के किलों की दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि वीरों की गूंज से बनी थीं, जहाँ राजा सिर्फ ताज पहनने के लिए नहीं होते थे बल्कि अपने खून से इतिहास लिखते थे। और इसी पवित्र मिट्टी से जन्मे थे एक ऐसे महापराक्रमी सम्राट जिनकी तलवार जब युद्ध भूमि में चमकती तो दुश्मनों के हौसले पिघल जाते, और जब उनकी बुद्धि की ज्योति प्रज्वलित होती तो अज्ञानता का अंधकार स्वयं मिटने पर विवश हो जाता। वे केवल रण के अपराजेय योद्धा ही नहीं बल्कि ज्ञान के महासागर भी थे, और वे सम्राट थे महाराजा भोज। 10वीं सदी के अंत में जन्मे इस वीर के लिए सिंहासन तक का सफर आसान नहीं था। 11 वर्ष की आयु में पिता का देहांत, 15 में राज सिंहासन और चारों ओर शत्रुओं की साजिशें। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन भोज ने हर चुनौती को अपने पराक्रम से कुचल दिया। क्या था उनके भीतर ऐसा जो उन्हें केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान सम्राट भी बनाता था? कैसे उन्होंने भोजताल जैसी विशाल झील बनवाई? कैसे उनके लिखे ग्रंथ आज भी विद्वानों को चकित कर देते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली जैसी कहावत की सच्चाई क्या है? क्या सच में यह जातिवाद की देन थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? तलवार से लेकर तख्त तक आज हम खोलेंगे महाराजा भोज की वह अनसुनी गाथा जो आज भी इतिहास की हवाओं में गूंज रही है। तो ये कहानी शुरू होती है मालवा की उस पवित्र धरती से जहाँ परमार वंश का झंडा गर्व से लहराता था। सन 980 के आसपास की बात है। धार नगरी में, जो उस समय मालवा की राजधानी थी, एक बच्चे की किलकारी गूंजी। उनका नाम रखा गया महाराजा भोज। उनके पिता थे राजा सिंधुराज, एक शक्तिशाली योद्धा जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे, और उनकी माता थी सावित्री, जिनके दिल में अपने पुत्र के लिए बड़े बड़े सपने पल रहे थे। धार उस वक्त एक खूबसूरत शहर था। चारों ओर हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ों का घेरा और पास में गोदावरी नदी की शांत लहरें। राजा भोज का जन्म कोई असाधारण घटना नहीं थी, क्योंकि परमार वंश के लिए ये एक नई रोशनी लेकर आया था। उस समय मालवा का शासन उनके दादा सियक द्वितीय के हाथों में था। सियक एक महान राजा थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार जैसे दुश्मनों को हराकर मालवा को मजबूत किया था। महाराजा भोज उनके खानदान का नया सितारा थे। कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तब उनके पिता सिंधुराज युद्ध से लौटकर आए थे। उन्होंने अपने नन्हे पुत्र को गोद में उठाया और गर्व से कहा, ये हमारे वंश का वारिस है। उनकी माता सावित्री उन्हें देखकर मुस्कुराई। उनके मन में यकीन था कि उनका ये बेटा एक दिन परमार वंश का नाम ऊंचा करेगा। महाराजा भोज का बचपन धार के राजमहल में बीता। वो महल पत्थरों से बना था, बाहर हरियाली का नजारा था और अंदर एक अलग ही दुनिया। जब महाराजा भोज 2-3 साल के थे तब वो महल के आंगन में खेलते। उनके पिता उन्हें कभी कभी अपने घोड़े पर बिठाकर घुमाते। उनकी बड़ी बड़ी आंखें घोड़ों को देखकर चमक उठती थीं। उनकी माता सावित्री उन्हें पास बुलाती और कहानियां सुनाती राजा विक्रमादित्य की, जो कभी उज्जैन में राज करते थे। वो प्यार से कहती, हमारे भोज, तुम भी एक दिन ऐसे ही महान राजा बनोगे। महाराजा भोज चुपचाप सुनते और शायद उनके नन्हे मन में वो बातें गहरे तक उतर रही थी। सन 985 तक जब भोज 5 साल के हुए तब उनके पिता ने उन्हें शायद योद्धा बनने की बुनियादी ट्रेनिंग शुरू करवा दी। परमार वंश में ये परंपरा थी कि राजकुमारों को बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई जाए। परमार राजा विद्या को भी सम्मान देते थे, तो भोज को 7 से 8 साल की उम्र से संस्कृत और शास्त्रों की पढ़ाई शुरू करवाई गई। लेकिन सन 991 तक जब भोज 11 साल के थे तब उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उनके पिता सिंधुराज की मौत हो गई। इतिहास में ये साफ नहीं कि वो कैसे मरे। कुछ कहते हैं कि ये चालुक्य के साथ युद्ध में हुआ, कुछ कहते हैं कि कलचुरी के खिलाफ, मगर उनकी मौत का साल संवत 991 माना जाता है। इस हादसे ने भोज को अनाथ छोड़ दिया। अब उनकी जिम्मेदारी उनके चाचा मुंज ने ली, जो उस वक्त मालवा का राजा बन चुके थे। मुंज परमार वंश के एक महान योद्धा थे। उन्होंने सन 972 से 991 तक अपने भाई सिंधुराज के साथ मिलकर शासन किया था, और सिंधुराज की मौत के बाद वो अकेले राजा बने। मुंज उस वक्त करीब 40 साल के थे, एक अनुभवी शासक जिसने गुर्जर प्रतिहार और चेदी जैसे दुश्मनों को कई बार हराया था। वो अपने भतीजे भोज को अपने पास ले आए। धार के किले में अब मुंज की हुकूमत थी और भोज उनके संरक्षण में बड़े होने लगे। यहीं पर मुंज की लालच जाग उठती है। उनके हृदय में एक भय जन्म लेने लगा कि अगर भोज बड़े हुए और सिंहासन पर बैठे तो उनका क्या होगा। राजा बने रहने की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे लोभ और भय में बदल गई। वे यह नहीं चाहते थे कि भविष्य में भोज को राजा का हक मिले, क्योंकि इससे उनका अधिकार खतरे में पड़ सकता था। इसी सोच ने एक खतरनाक षड्यंत्र को जन्म दिया, और वह था राजा भोज की हत्या। साल 1000 में मुंज ने इस कुटिल योजना को अंजाम देने के लिए बंगाल से एक कुख्यात व्यक्ति वत्सराज को बुलाया। उसे आदेश मिला कि राजा भोज का अंत कर दो। वत्सराज ने भोज को एक बहाने से देवी के मंदिर ले जाने का निर्णय लिया। वहाँ उसने योजना बनाई कि भोज की देवी के समक्ष बलि चढ़ा दी जाएगी। न तो कोई हत्या का शक करेगा, न ही कोई गद्दी का उत्तराधिकारी बचेगा। लेकिन भोज कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके पिता ने बाल्यावस्था में ही उन्हें राजनीति का ज्ञान पढ़ा दिए थे। वह बाल्यकाल में ही चतुर और वीर थे। रास्ते में जब उन्हें आभास हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाली है
तो उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से वत्सराज के मनसूबे को मात देने की योजना बनाई। वह चुपचाप अपनी जांघ पर एक गहरा घाव कर लेते हैं और निकलते रक्त से एक पत्ते पर संस्कृत में एक श्लोक लिखते हैं। वह पत्ता वत्सराज को देते हुए कहते हैं, यदि मेरे प्राण चले भी जाए तो यह पत्ता अवश्य चाचा मुंज तक पहुंचा देना। वत्सराज इस छोटे बालक की अद्वितीय बहादुरी और धैर्य को देखकर स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए वह सोचने लगा कि यह बच्चा साधारण नहीं है, इसकी हत्या करना पाप होगा। आखिरकार उसका हृदय कांप उठा। उसने भोज को छुपा दिया और हत्या का झूठा प्रमाण देने का निश्चय किया। उसके बाद वत्सराज राजमहल पहुंचा। उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था, खून से लथपथ। उसने सिंहासन पर बैठे राजा मुंज के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आदेश का पालन हुआ, भोज का अंत हो गया, अब कोई और इस राज्य पर दावा नहीं करेगा। मुंज की आंखों में संतोष की एक चमक थी। राज्य पर अब कोई खतरा नहीं था। सिंहासन उसका था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इतिहास उसके लिए कुछ और लिख चुका है। वत्सराज ने आगे बढ़कर भोज का लिखा रक्त रंजित पत्ता सौंपा और बोले कि यह आखिरी समय में राजकुमार ने दिया था। मुंज ने ज्यों ही उस पत्ते पर उकेरा गया श्लोक पढ़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका हृदय धड़क उठा, उसके हाथ कांपने लगे। वह गहरे सोच में पड़ गया और अपने आप से प्रश्न करने लगा, क्या यह सच में मेरे भाई का पुत्र था? क्या मैंने अपने ही रक्त का वध करवा दिया? उसका अभिमान एक क्षण में चकनाचूर हो गया। सिंहासन के लिए जो चाल उसने चली थी, वही अब उसके भीतर शूल बनकर चुभने लगी। वह भोज की मृत्यु से अंदर तक टूट गए, लेकिन यहीं पर कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। मुंज को परेशान देखकर वत्सराज आगे बढ़ा और बोला, महाराज, भोज मरे नहीं, वे जीवित हैं। ये सुनते ही मुंज के चेहरे पर राहत की एक झलक उभरी। भोज जीवित हैं। क्षण भर पहले जिस पश्चाताप ने मुंज को जकड़ रखा था, अब वही आंसू बनकर उसकी आंखों में चमक उठा। मेरे भाई का पुत्र जीवित है। उसका हृदय हल्का हो गया, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसने बिना देर किए आदेश दिया, तो कहाँ है? उसे दरबार में लाओ। कुछ ही देर में सभा के द्वार खुले और बालक भोज दरबार में प्रवेश कर गए। उनके चेहरे पर तेज था, चाल में आत्मविश्वास, मानो नियति ने उन्हें इसी सिंहासन के लिए चुना हो। मुंज ने उन्हें देखा और एक क्षण के लिए मौन छा गया। फिर भारी हृदय से बोला, भोज, मैं अपराधी हूँ। मैंने अपनी लालसा में तुम्हारे प्राण लेने का प्रयास किया, लेकिन नियति ने तुम्हारी रक्षा की। वह सिंहासन की ओर बढ़ा और कांपते हाथों से अपना मुकुट उतारा। आज मैं इस राज सिंहासन का त्याग करता हूँ। यह तुम्हारा अधिकार है भोज। मैं अब वन को प्रस्थान करूंगा, जहाँ मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकूं। इतना कहकर मुंज ने अंतिम बार भोज की ओर देखा और फिर महल से बाहर निकल गए। यह कहानी भोज प्रबंध नाम के बुक में लिखा गया है। मुंज के महल से निकलते ही भोज पर सत्ता की जिम्मेदारी आ गई। साल 1000 ईस्वी में जब उन्हें राजगद्दी सौंपी गई, तब वे पूरी तरह से शासन नहीं संभाल पाए थे। दरबार के वरिष्ठ मंत्री ही शासन की बागडोर थामे हुए थे, क्योंकि उनके उम्र अभी छोटी थी। लेकिन भोज सीख रहे थे, हर नीति को समझ रहे थे, हर कूटनीति को परख रहे थे। साल 1010 आते आते परिस्थितियां बदलने लगी। चारों ओर शत्रुओं की घेराबंदी बढ़ती जा रही थी। पश्चिम में चालुक्य वंश, उत्तर में गुर्जर प्रतिहार और पूर्व में कलचुरी वंश की शक्ति बढ़ रही थी। इसके बाद भोज ने अब पूरी तरह से शासन अपने हाथ में ले लिया। धार के सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने तलवार उठा ली। भोज ने सबसे पहले अपने राज्य की सुरक्षा मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार के मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और तुरंत सेना को पुनर्गठित करने का आदेश दिया। उन्होंने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि शत्रु किसी भी समय हमला कर सकते हैं। वह पहले अपने राज्य के नजदीक के छोटे छोटे शहरों को जीतकर अपने राज्य के विस्तार करते गए। फिर साल 1018 में मालवा की धरती पर युद्ध के बादलों ने घना अंधकार फैला दिया था। चालुक्य राजा जय सिंह प्रथम ने मालवा पर चढ़ाई कर दी थी। यह वही जय सिंह था जिसका पिता तैल्प पहले ही राजा भोज के प्रताप से पराजित हो चुका था। अब वह अपने पिता की हार का बदला लेना चाहता था। राजा भोज ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और हमला करने का आदेश दे दिए। धार की गलियों में सैनिकों की तैयारियों की गूंज थी। अस्त्र शस्त्र तैयार किए जा रहे थे, अश्व सेनाएं सजाई जा रही थी। राजा भोज ने अपनी सेना के साथ जंगलों के रास्ते युद्ध भूमि की ओर कूच किया। युद्ध भूमि में शत्रु की सेना प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही भोज की सेना वहां पहुंची, दुश्मन के नगाड़े गूंज उठे। तलवारें म्यान से बाहर निकली और देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा भोज अपनी तलवार से दुश्मनों के बीच घुस पड़े। जय सिंह ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, लेकिन भोज ने गरजते हुए कहा, मालवा मेरा है और मेरा ही रहेगा। उनकी इस हुंकार से उनकी सेना में जोश भर गया। सैनिक दुगुने उत्साह से लड़ने लगे। जय सिंह को अपनी हार निश्चित लगने लगी। देखते ही देखते वह अपनी सेना छोड़कर भाग खड़ा हुआ। युद्ध समाप्त हुआ। राजा भोज की विजय हुई। उनके पराक्रम के किस्से कोना और विदिशा तक गूंज उठे। धार में जब वह लौटे तो नगाड़े बजे, दीप जलाए गए और प्रजा ने एक स्वर में कहा, हमारा राजा शेर है। राजा भोज केवल तलवार के ही धनी नहीं थे, बल्कि विद्या, कला और धर्म के भी संरक्षक थे। उनका मन जितना युद्ध भूमि में लड़ा करता था, उतना ही भगवान शिव की भक्ति में भी रमता था। वे शिव के परम आराधक थे।
कहा जाता है कि उन्होंने अपने राज्य में शिव की कृपा बनाए रखने के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान करवाए। उनके द्वारा बनवाया गया भोजपुर का विशाल शिव मंदिर, जिसमें अद्भुत शिवलिंग स्थापित हैं, उनकी श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में भी उन्होंने विशेष योगदान दिया ताकि सनातन धर्म की जड़ें और गहरी हो सकें। सोमनाथ मंदिर के विध्वंस की जब खबर आई तो भोज का हृदय क्षुब्ध हो उठा। उन्होंने न केवल इसके पुनर्निर्माण में सहायता दी, बल्कि इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ हिंदू राजाओं को एकजुट करने का भी प्रयास किया। मालवा उनके शासन में समृद्धि की ऊंचाइयों पर था। कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोया। उनके राज्य के खेत लहलहा रहे थे, व्यापार फल फूल रहा था और कला संस्कृति की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। भोजशाला विद्या और अध्ययन का केंद्र बन चुकी थी, जहां संस्कृत, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा जैसे शास्त्र पढ़ाए जाते थे। राजा भोज स्वयं एक महान विद्वान थे। उन्होंने राजमार्तंड, सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु जैसे कई ग्रंथों की रचना की, जो राजनीति, स्थापत्य और आयुर्वेद जैसे विषयों पर आधारित थे। लेकिन यह शांत समय ज्यादा नहीं चला। उत्तर पश्चिम से एक बार फिर संकट आया, और यह था महमूद गजनवी, एक ऐसा क्रूर शासक जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। लेकिन इस बार उसका उद्देश्य केवल लूट खसोट नहीं था, बल्कि सनातन आस्था के प्रतीक सोमनाथ मंदिर को अपवित्र करना भी था। गजनवी की सेना ने गुजरात पर हमला बोला। उसकी रक्त पिपासु टुकड़ियां निर्दोषों का संहार कर रही थी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि अब चीखों और तलवारों की टकराहट में दब चुकी थी। भक्तों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मगर शत्रु संख्या में अधिक थे। अंततः गजनवी ने मंदिर को लूटा, वहां के अपार खजाने को अपने साथ ले गया और शिवलिंग को खंडित कर दिया। हजारों निर्दोषों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। जब यह समाचार राजा भोज तक पहुंचा तो उनके हृदय में ज्वालामुखी धधक उठा। महाकाल का यह अनन्य भक्त अपने इष्ट देव के मंदिर के अपमान को सहन नहीं कर सकता था। उनकी तलवार म्यान में खींचने को आतुर थी। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया। मालवा, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों से योद्धा इकट्ठा किए गए। गजनवी को सबक सिखाने का संकल्प लिया गया। राजा भोज ने अपनी विशाल सेना के साथ गुजरात की ओर कूच किया। गजनवी को जैसे ही भोज की सेना के आने का समाचार मिला, वह भयभीत हो गया। भोज की सेना ने गजनवी की बचे खुचे टुकड़ियों को संहार कर दिया। रणभूमि में मालवा के पराक्रमी योद्धाओं ने गजनवी की सेना को खदेड़ दिया। महमूद गजनवी, जो अब तक भारत को अपनी जागीर समझता था, भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। भोज की सेना ने उसका पीछा किया, मगर वह सीमाओं से बाहर निकल गया। लेकिन संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। साल 1034 में बहराइच की भूमि पर जब विदेशी आक्रमणकारी सलार मसूद अपनी विशाल सेना के साथ उत्तर भारत को रौंदने के इरादे से बढ़ रहा था, उस समय चारों तरफ भय और असुरक्षा का माहौल था। लेकिन भारत भूमि के वीर योद्धा चुप बैठने वालों में से नहीं थे। राजा सुहेलदेव पासी ने पासी और हिंदू राजाओं को एकजुट करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं को संदेश भेजा कि यह केवल उनका युद्ध नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की अस्मिता की रक्षा का संग्राम है। राजा भोज भी इस पुकार को अनसुना नहीं कर सकते थे। मालवा के इस पराक्रमी सम्राट ने न केवल अपना समर्थन दिया, बल्कि अपनी सैन्य कुशलता और रणनीतिक बुद्धिमत्ता से युद्ध की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वही राजा भोज थे जिन्होंने महमूद गजनवी को पराजित कर सोमनाथ के अपमान का बदला लिया था। अब वे सुहेलदेव के साथ मिलकर भारत के गौरव की रक्षा के लिए मैदान में उतर चुके थे। जैसे ही सलार मसूद की सेना बहराइच के मैदान में पहुंची, हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना पहले से तैयार थी। युद्ध प्रारंभ होते ही तुर्की सैनिकों ने आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन भारतीय योद्धाओं की रणनीति और युद्ध कौशल के आगे वे टिक नहीं पाए। राजा भोज द्वारा भेजी गई सैनिक टुकड़ियों ने महत्वपूर्ण मोर्चों पर बढ़त हासिल कर ली। वे केवल तलवार से नहीं, बल्कि कुशल युद्ध नीति से भी लड़ रहे थे। दिन भर भयंकर रक्तपात हुआ। हर ओर तलवारों की टकराहट और युद्ध घोष की गूंज थी। धीरे धीरे हिंदू सेना का पलड़ा भारी पड़ने लगा। देखते ही देखते सलार मसूद की विशाल सेना चारों तरफ से घिर गई। अंततः हिंदू और पासी योद्धाओं ने उसे पूरी तरह कुचल दिया। हजारों आक्रमणकारी मारे गए और स्वयं सलार मसूद युद्ध में समाप्त कर दिया गया। यह युद्ध केवल एक विजय नहीं थी, यह हिंदू और पासी एकता का वह प्रतीक था जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को वर्षों तक उत्तर भारत से दूर रखा। राजा भोज और सुहेलदेव की यह जीत इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अगर आप राजा सुहेलदेव की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी पूरी वीडियो जरूर देखें। खैर, राजा भोज के शासनकाल में उनके प्रजा को कोई भी कमी नहीं आई। लेकिन कहते हैं ना कि हर महान योद्धा की कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब समय और परिस्थितियां उसे परखने लगती हैं। राजा भोज, जिनका पराक्रम अजेय माना जाता था, उनके जीवन के अंतिम वर्षों में भी कठिन चुनौतियां हुई। साल 1042 में मालवा पर एक बड़ा संकट आया। चालुक्य राजा सोमेश्वर और चेदी वंशी राजा गांगेयदेव ने
संयुक्त रूप से भोज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। मालवा की धरती पर एक भयंकर संग्राम छिड़ गया। भोज, जो अब तक अपराजित थे, अपनी पूरी शक्ति और रणनीति के साथ लड़े, लेकिन इस बार परिस्थितियां विपरीत थीं। युद्ध लंबा खींच गया और उनकी सेना थकने लगी। चालुक्यों और चेदियों की संयुक्त शक्ति के सामने मालवा की रक्षा कठिन होती गई। राजा भोज ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया। मालवा का साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। भोज युद्ध में पराजित तो नहीं हुए, लेकिन यह आक्रमण उनके लिए एक बड़ा झटका था। इस युद्ध के बाद उनका प्रभाव कमजोर पड़ने लगा। साल 1055 के कुछ ही पहले एक और बड़ा संकट आया। चेदी सम्राट गांगेय देव के पुत्र कर्ण ने गुजरात के चालुक्य भीम प्रथम से संधि कर अब मालवा पर दोनों दिशाओं से हमला हुआ। पूर्व से कर्ण और पश्चिम से भीम। भोज, जो पहले ही अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस नई चुनौती का सामना करने में लगे थे। लेकिन इसी दौरान बीमारी ने उन्हें घेर लिया। राजा भोज की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। वह एक योद्धा थे, उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन इस अंतिम युद्ध में वह पराजित हो गए। कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके स्वर्गारोहण के बाद मालवा की स्थिति अस्थिर हो गई और शत्रुओं ने इसे आसानी से अपने अधिकार में ले लिया। मालवा, जो वर्षों तक भारतीय संस्कृति, वीरता और ज्ञान का केंद्र रहा था, अब राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में आ गया। राजा भोज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक युग थे। उनकी मृत्यु के साथ एक युग का अंत हो गया। अब आते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह कहावत कहाँ से निकली? तो बात उस समय की है जब चेदी देश के राजा गांगेय देव कलचुरी और जयसिंह तेलंग ने मिलकर राजा भोज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पहले से ही भोज और गांगेय देव के बीच संघर्ष चल रहा था, लेकिन जब जयसिंह तेलंग ने भी गांगेय देव का साथ दिया तो यह युद्ध और भी कठिन हो गया। दोनों राजा मिलकर भोज पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब गोदावरी नदी के तट पर राजा भोज को घेर लिया गया। यह परिस्थिति अत्यंत कठिन थी। शत्रुओं की संयुक्त सेना ने पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि भोज को पराजित किया जा सके। लेकिन भोज केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल रणनीतिकार भी थे। उनकी युद्ध नीति और सेना की अपराजेय वीरता के आगे यह घेराबंदी टिक नहीं पाई। अंततः विजय राजा भोज की ही हुई। उन्होंने अपने शत्रुओं को परास्त किया और न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि कोंकण के क्षेत्र पर भी अधिकार जमा लिया। गांगेय देव कलचुरी और जयसिंह तेलंग की हार पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। यही वह समय था जब लोगों ने कहना शुरू किया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय तेलंग। यह कहावत भोज की महानता और उनके विरोधियों की पराजय के बीच के विशाल अंतर को दर्शाने के लिए था। लेकिन समय के साथ लोग इसका सही संदर्भ भूल गए और यह विकृत होकर कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली बन गई। समय के साथ यह कहावत भोज की महानता को दर्शाने के बजाय साधारण अर्थ में उपयोग होने लगी, जैसे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की तुलना किसी निम्न स्तर के व्यक्ति से करना। परंतु इसका मूल अर्थ था कि भोज जैसे महान सम्राट की तुलना किसी साधारण गांगे और तेलंग जैसे राजा से करना व्यर्थ है। उम्मीद है दोस्तों आपको राजा भोज की ये कहानी पसंद आई होगी। लेकिन सोचिए, इतना महान योद्धा, इतना विद्वान राजा, और आज कितने लोग उसकी गाथा जानते हैं? क्या ऐसे नायकों को भुला देना सही है? राजा भोज सिर्फ इतिहास नहीं, वो हमारी पहचान है। उनका पराक्रम, उनका ज्ञान, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे वीरों को भुलाया नहीं जाना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।